हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को लेकर। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने स्वर संधि की सारी बातें की थी और उसके अंतर्गत हमने स्वर संधि के पांचों प्रकार आपको एक्सप्लेन किए थे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, और साथ ही उस पर आधारित एमसीक्यू के माध्यम से प्रिपरेशन करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी रहेगी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसके नियम जो होते हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद एमसीक्यू के माध्यम से उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास जो आपके एग्ज़ाम से यानी कि प्रवक्ता की हिंदी हो या एलटी हिंदी हो, दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ें होने वाली हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जो व्यंजन वर्ण की पहला नियम है वो क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद, यानी कि कोई भी वर्ग है, व्यंजन वर्ग है, उसके पहले वर्ग वर्ण के बाद जो है सघोष यानी कि वर्ग के पांचवें वर्ण के अलावा का योग हो तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसी वर्ग के पहले वर्ग के वर्ण के बाद अगर सघोष शब्द हो, सघोष वर्ण आए, तो योग हो तो पहला वर्ण क्या हो जाता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे हम एग्जांपल समझ लें, जैसे वाक धन ईश, तो वाक धन ईश क्या बन जाता है, वागीश बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वाक धन ईश क्या बन जाएगा, वागीश बन जाएगा। जैसे उदाहरण हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दोस्तों दिक धन अंबर है। ठीक है, दिक धन धन अंबर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिगंबर, दिक धन अंबर। ठीक है, तो बन गया दिगंबर बन गया। जैसे जगत धन ईश, जगत धन ईश क्या बन जाएगा, जगदीश बन जाएगा दोस्तों। जगत धन अंबा तो बन जाएगा जगदम्बा। ठीक है, और वाक धन ईश क्या बन गया, वागीश बन गया। अब यहाँ पर वर्ग के पहले वर्ण के बाद सघोष यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो सघोष को आपको समझना है और सघोष के आधार पर तीसरा जब पहला वर्ण और अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा तो ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे वाक धन ईश, क अ धन ई, तो वागीश बन गया। तो कौन सा संधि है इसमें, व्यंजन वर्ण इसमें देखने को मिल रही है। जगत और अम्बा तो ये बन गया जगदम्बा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझना है कि देखो इसमें अलहंत लगा है पीछे से, तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ को समझना है और इसके आधार पर आपका ये व्यंजन वर्ण यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरे टाइप के जो विसर्ग होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, विसर्ग संधि, सॉरी व्यंजन संधि जो होती है, तो उसमें क्या होता है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग पांचवें वर्ण का योग हो तो वह अपने ही पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे वाक धनमय, तो वाक धनमय क्या बन गया, वाग्मय। ठीक है, वांग्मय क्या बन गया, वांग्मय बन गया दोस्तों। ठीक है, तो क और मो मिलके क्या बन गया, अंगों मतलब अंगों के नीचे गौ बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर को हट के बन गया, तो यहाँ पर मौ यहाँ पर पूरी तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो एक आधे वर्ण की यहाँ पर आधा वर्ण जो है इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग पांचवें वर्ण का योग बने तब जाके ये होता है। तो वाकमय यहाँ पर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, सत धन मित्र, सत धन मित्र क्या बन गया, सन्मित्र, तो आधा नौ आ गया ना यहाँ पे, तो सन्मित्र बन गया, तो हट गया, तो आधा नौ आ गया, तो सन्मित्र बन गया। तो ये भी जो है व्यंजन वर्ण की पहचान होती है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है चित धनमय, तो इसमें वैसे तो नॉर्मली अगर देखें तो यहाँ पर अंत के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, कोई व्यंजन आ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से अगर हम देखें तो आसान में तो आपका व्यंजन वर्ण आ जाता है। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि दूसरे का प्रारंभ जो है किससे होगा, वो व्यंजन से होगा। ठीक है, अधिकांश में आपको ये देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं मिला तो आपको ऐसा भी नहीं सोचना है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट रूल है दोस्तों, इसमें आप समझिए, देखिए इसमें क यानी कि आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अ से शुरुआत हुई है, दिक धन अंबर। ठीक है ना,
तो दिक द नंबर यहाँ पर क्या है, व्यंजन संधि हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सेकंड वाले में हमेशा जो है व्यंजन वर्ण ही से ही शुरुआत हो रही है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर स्वर से भी शुरुआत हो रही है, लेकिन बनेगा कौन सा संधि, व्यंजन संधि बनेगी। तो यही चीज़ इसमें समझने वाली बात है। थर्ड टाइप का क्या है दोस्तों, म के बाद स्पर्शी व्यंजन। जैसे स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, क, चौ, टौ, तौ। ये अगर ये वर्ग आते हैं, ठीक है, क, ख, ग, घ ना, चौ, छ, जौ, झौ, टौ, ठौ, डौ, ढौ, उसके बाद तौ, थौ, दौ, धौ। अगर ये आते हैं तो इनमें आए तो म का अनुस्वर हो जाता है और म उसी वर्ग के पंचमाक्षर वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। तो ये पंचमाक्षर वर्ण में वो बदल जाएगा। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप समझिएगा, एग्जांपल से क्लियर हो जाता है मैटर। तो यहाँ पर जैसे क्या है, समधन कल्प, ठीक है, समधन कल्प। अब देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ण आ गया, क वर्ग आ गया, क वर्ग आ गया ना, क ख ग घ कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पर समधन कल्प तो क्या बन गया, समकल्प बन गया। समधन पर्क तो संपर्क आ गया, ठीक है। उसके बाद समधन चित संचित हो गया, ठीक है। तो इसमें या तो क वर्ग आएगा अगले उसमें, या चौ वर्ग आएगा, या टौ वर्ग आएगा, या जो है तौ वर्ग आएगा, तौ थौ दौ धौ नो, पौ टौ ठौ डौ ढौ नो, ठीक है, या पौ फौ बौ भौ मो, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आती हैं तो यहाँ पर भी कौन सा संधि होगी, व्यंजन संधि हो जाती है। तो जहाँ पर तो आपको सेकंड उसमें जो है व्यंजन दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान सी भाषा में समझिए कि जहाँ सेकंड वाले में व्यंजन दिख रहे हैं तो वो तो व्यंजन संधि होएगी होएगी। लेकिन जहाँ पर जो है सेकंड वाले में डायरेक्ट व्यंजन ना दिख रहा हो तो वहाँ पर भी आपने ध्यान देना है कि किस तरीके से व्यंजन संधि बनती है। तो ये नियम इसलिए पढ़ने ज़रूरी हो जाते हैं। नंबर 4 है दोस्तों, यदि म के बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। अगर ये आ जाए, ये अंतस्थ व्यंजन है। वो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, सौ, सौ, ह और हो तो म का अनुस्वर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो अंतस्थ व्यंजन आ जाए या ऊष्म व्यंजन आ जाए। तो म पर हलंत तो है ही, म पर हलंत है, उसके बाद अगर कोई अंतस्थ आता है, जैसे समधन योग, समधन योग तो य आ गया ना, अंतस्थ व्यंजन आ गया। तो समधन योग से क्या बन गया दोस्तों, संयोग बन गया, ठीक है। तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ पर तो व्यंजन पहचानना बहुत आसान हो रहा है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर सीधे व्यंजन ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो यहाँ पर तो आसान हो जाएगा ऐसे क्वेश्चनों में। जैसे समधन रक्षक तो व्यंजन आ रहा है तो ऑलरेडी व्यंजन संधि हो जाएगी। समधन रचना संरचना हो गया, समधनवत संवद बन जाता है, ठीक है। तो ये नियम नंबर 4 है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट आपका लेते हैं नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 क्या है दोस्तों, म के बाद म वर्ग, म वर्ण आए, ठीक है, जैसे तो म का द्वित हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मिश्रण बन जाता है, ठीक है। जैसे मौ धन मौ, आधा मौ पूरा मौ, ठीक है। तो ये बन जाता है। तो ये चीज़ आपने देखी, मौ के बाद ही मौ वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, जैसे सम धन मिश्रण तो सम्मिश्रण हो गया। तो क्या हो गया, सम्मिश्रण, सम्मिश्रण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस चीज़ का ध्यान देना है। जैसे सम धन मान, अब देखो एक मौ आधा आधा में दो बढ़ गए तो समधन मान सम्मान बन गया, समधन मति सम्मति हो गया, ठीक है। तो दो मौ आ गए तो वो बन गया पूरा एक साथ ना। तो समधन मति सम्मति हो गया, समधन मान सम्मान हो गया, समधन मिश्रण सम्मिश्रण हो गया। और मौ मिलके पूरा मौ, दो डबल मौ बन गया, आधा मौ एक पूरा मौ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने समझनी है, ठीक है। ये नियम नंबर 5 है। हालांकि नियम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, लेकिन क्या है कि रिवीजन मस्ट है। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स हमारी क्लासों में आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप बिना बेझिझक होके दोस्तों हमारी प्रवक्ता हिंदी विशेष की क्लास या प्रवक्ता हिंदी प्रैक्टिस सेट जो हमने प्लेलिस्ट में आपकी बनी हुई है, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो बहुत आसान से पेमेंट पे है, 89 रुपये में आपका प्रवक्ता हिंदी प्रैक्टिस सेट है और 199 में आपका प्रवक्ता हिंदी विशेष है। प्रवक्ता हिंदी विशेष की क्लास लेने में आपको दोस्तों क्लासेज आपको प्रॉपर मिलेंगी, पर डे मिलेंगी, और साथ ही आपको जो है एडवांस क्लासेस देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो आपको अपनी तैयारी में मतलब कहीं ना कहीं कमी नहीं महसूस होगी।
इसलिए आप प्रवक्ता हिंदी विशेष की क्लास ज्वाइन करके अपनी क्लास प्रॉपर तरीके से रिवीजन करिए। 30 मई को जो आपका हिंदी का पेपर होगा, तो उस दिन आपको काफ़ी अच्छा मतलब रेस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नियम नंबर 6 है दोस्तों, उपसर्ग सम के बाद कृत धातु से बना शब्द आए तो म के स्थान पर अनुस्वर आएगा, वह कृत से पहले श आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे अगर सम के बाद क्या आएगा, क्री धातु आ जाती है, ठीक है, ये ध्यान देना है। उपसर्ग सम हो और ऊपर पीछे से क्या आ जाए, क्री धातु आ जाए, तो वह आए तो म के स्थान पर क्या बन जाएगा, अनुस्वार आएगा, वो क्री से पहले श आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जैसे आप समझिए इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझेंगे, नहीं तो ये आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी आपको समझना ज़रूरी है कि इसका है क्या। जैसे समधन कृत, अब समधन कृत क्या है, संस्कृत हो जाएगा, समधन कृत मिलके संस्कृत हो गया। जैसे समधन कार, तो संस्कार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समधन कार मिलके क्या बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा दोस्तों। उपसर्ग परि, जैसे वो परि उपसर्ग है, तो इसमें क्री लगा दिया, तो क्या बन गया, परिष्कृत बन जाएगा, ठीक है ना, परिष्कृत शब्द हम एक होता है, ठीक है। ऐसे अलावा जैसे परिधन क्री है, तो परि वो बन जाएगा, वो क्री के मध्य शो आ जाएगा, आधा शो, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे ये है परिधन कार्य, तो परिधन कार्य, अब आप यहाँ पर सोचेंगे भी 100 कहाँ से आ गया, तो यही यहाँ पर समझना है, परि के बाद अगर क्री आ जाता है तो धातु से बना शब्द परि व क्री के मध्य शौ यहाँ पर जुड़ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है। जैसे परिधन कार्य, तो परिष्कारी, अब बहुत सारे अगर परिष्कारी का संधि विच्छेद आएगा तो बहुत सारे लोग क्या कर देंगे, परिधन शकारी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहेंगे कि शौ तो आ रहा है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। तो क्योंकि री और क्री जब एक साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा परिष्कार्य, अपने आप ही बन जाएगा वो, ठीक है। तो परिष्कार्य का संधि विच्छेद है परिधन कार्य, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही कुछ और उदाहरण है दोस्तों, जैसे तो धन चौ, अगर तो और चौ एक साथ आ जाता है, या तो के बाद चौ या छौ कुछ भी आ जाए, तो का चौ होगा। जैसे उत धन छेद, तो उत धन छेद क्या बन गया, उच्छेद बन गया। उत धन छिन, उच्छिन्न बन गया। उत धन चारण क्या बन गया, उच्चारण बन गया दोस्तों, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्रामेटिकल जो सेक्शन है दोस्तों, व्याकरण का सेक्शन है, ये बिल्कुल भी एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसको हम आसान क्वेश्चन कहेंगे एग्जाम, अगर यहाँ से गलती हो गई तो फिर उतने बड़े साहित्यिक परिचय के अंतर्गत की चीज़ें कहाँ से सही हो पाएंगी, वहाँ तो बहुत बड़ा डिटेल है। तो ग्रामर वाला सेक्शन बिल्कुल मजबूत बनाइए, और ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखें। नेक्स्ट है जैसे तो धन जो या झो कुछ भी आ जाए तो के बाद, तो का जो होगा, जैसे उदाहरण है उत धन ज्वल, तो बन जाएगा उज्ज्वल। सत धन जन क्या बन जाएगा, सज्जन बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों तो धन लो, अगर हो तो का तो धन लो हो तो का क्या बन जाएगा, तो हलंत या लो हलंत होगा। तो इस तरीके से आपने देना। जैसे उत धन लास, तो अभी क्या हो गया, तो और ला मिलके लो डबल हो गया, ठीक है। उत धन लास क्या बन गया, उल्लास बन गया। उत धन लेख, उल्लेख बन गया। उत धन लंघन, तो उल्लंघन बन गया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझना है। तो के बाद ला आया तो उल्लास बन गया। उत धन लेख, उल्लेख। उत धन लंघन, उल्लंघन। तो ये चीज़ भी समझना जरूरी है। जैसे उत धन डयन, उड्डयन बन जाएगा। बृहत धन टीका, तो बृहत टीका बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझ, जैसे उत धन डयन, तो क्या बन गया, उड्डयन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब रूल्स के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों छ से संबंधित जो नियम है, जैसे स्वर धन छ, तो आधा चौ छ हो जाए। जैसे अनु में क्या आ रहा है, ऊ का मतलब स्वर है, और धन छेद, तो अनुच्छेद बन गया। परि, री में क्या आ रहा है, छोटी ई आ रही है, री के बाद क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, ठीक है। ई के बाद व्यंजन आ रहा है, तो परिच्छेद बन गया, ठीक है, आधा चौ आ गया उसमें। आ के बाद छा आ रहा है, तो आच्छादन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये छ से संबंधित नियम इनको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे दोस्तों परिधन मान,
परिमाण क्या बन जाएगा, परिमाण बन जाएगा, परिधन मान। अब एग्जाम में ऐसा मत कर देना परिधन मान, तो संधि विच्छेद अगर आएगा परिमाण का तो क्या करेंगे, परिधन मान, याद रखिएगा इसको। कृष्ण धन नौ, अब देखिए कृष्ण का संधि विच्छेद क्या है, कृष्ण धन नौ, कृष्ण। शोष धन अन, शोषण, है ना, कठिन, कठिन है, इसलिए इम्पोर्टेंट करिएगा दोस्तों और नोट कर लीजिएगा। ऋण धन नौ, ऋण क्या बन जाएगा, भूष धन अन, भूषण। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर नोट करनी है, इन चीज़ों को स्किप नहीं करना है। अगला है दोस्तों, यदि सौ व्यंजन से पहले ओ आ से भिन्न स्वर आता है तो सौ का स हो जाता है। ठीक है, सौ का क्या हो जाता है, स तो हो जाता है। जैसे वी धन सम, विषम, वी धन सम क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। अभिधन सेक तो बन गया अभिषेक। नि धन सिद्ध, निषिद्ध। ठीक है, तो ये हैं व्यंजन जो है संधि के उदाहरण। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक एक चीज़ को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग संधि की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी तो पहचान बहुत आसान होती है कि इसमें शब्द तो जो भी बने बट इसमें पहला वर्ण जो होगा वो विसर्ग वाला होगा। जैसे निधन चय, निश्चय हो गया। निधन ठुर, निष्ठुर हो जाएगा। निधन तेज, निस्तेज हो जाएगा। दुधन चरित्र, दुष्चरित्र हो जाएगा। निधन तार, निस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा शब्दों में चेंज बनता है, वो तो हिंदी अभ्यर्थी होने के नाते आपको बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जो आपको शुद्ध रूप में पता ही हैं, तो उनको आप बहुत आसान तरीके से इनको कर पाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली, तो इसमें कोई रूल्स वूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए विसर्ग संधि में विसर्ग का यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पर विसर्ग सौ की अगर हम बात करें तो दुह धन शासन बन गया दुशासन, दुशासन, ये ध्यान रखना है। तो इसमें भी विसर्ग यूज हुआ। दुधन शासक, साहस, तो दुसाहस हो गया। निधन संकोच, निसंकोच हो गया। निधन संताप, तो निसंताप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विसर्ग का विसर्ग भी यूज हो रहा है, इस चीज़ को समझेंगे। देखो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दुशासन है, दुधन शासन है, तो दुशासन ही ऐसे ही बना। ठीक है, निधन संकोच है तो निसंकोच ही आया। निधन संताप है, निसंताप ही आया। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझना है, मतलब शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये चीज़ मेन है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके किसी विसर्ग के बाद ना शौ आ रहा हो, ठीक है, तीनों में से कोई भी शौ आए तो समझ लो वहाँ पे विसर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही इसका नियम है। अगर किसी विसर्ग के बाद शौ 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 या तीनों शौ में से कोई भी शौ से शुरुआत हो रही हो तो उसमें विसर्ग वैसे ही रहेगा, पूरा का पूरा शब्द एक साथ चिपका हुआ हो जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान देना। अगर दुधन साहस है तो दुस्साहस मत लिख देना, मतलब आधा शौ शौ नहीं, तो दुधन साहस, तो दुसाहस साहस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे मनः धन रथ है तो मनोरथ बन गया। क्या बन गया, मनोरथ, तो विसर्ग हट गया ना, तो यहाँ पे विसर्ग हट गया तो मनोरथ बन गया। मनः धन हर, मनोहर। वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध हो गया। मनः धन बल, मनोबल हो गया। अधः धन गति, अधोगति हो गया। हो गया नहीं हो गया, तो इसमें इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर विसर्ग हट जाता है, लेकिन उसमें जो है विसर्ग नहीं हटेगा। किसमें, जिसमें आपका क्या हो रहा है कि विसर्ग के बाद जो है आपका श यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर विसर्ग बने रहेंगे। इस रूल्स को ज़रूर नोट करिएगा। तो दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने साथियों को जो हिंदी के कैंडिडेट्स हैं उनको शेयर करके थोड़ा हमें मदद करने का प्रयास कीजिएगा। ये आप ज़रूर आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो प्लीज़ इसको अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने इससे पहले ही क्वेश्चन लिए थे जिसमें हमने स्वर संधि की बात की थी। तो यहाँ पर हम व्यंजन संधि से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए वाक धन जाल, वाक धन जाल, वाग धन जाल या वाघ जाल। तो यहाँ पर आपको देखिए व्यंजन संधि है, तो क और जा। ठीक है, तो ये बन गया क और जा मिलके गौ बन गया। ठीक है, इस चीज़ को मतलब आधा गौ बन गया, क का गौ बन गया।
तो वागजाल बन गया। ये क्या बन गया? वागजाल। तो यही मैंने आपको बताया था क्लास में। तो वाक धन जाल इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो ए इसका ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि आपको क्या इसमें दिक्कत आ रही है, वो ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव इसीलिए कराता हूँ हर क्लास के बाद, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अत्यधिक। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है? तो अत्यधिक का संधि विच्छेद तो आधा तो बन गया ना, तो आधा तो किससे बना होगा? अति, अति धन अधिक। ये तो अति धन अधिक। ठीक है, तो आगे को आप इसको समझ सकते हैं। तो अति धन अधिक, तो अति धन अधिक से बनेगा अत्यधिक। तो आधा तो यहाँ पर तब मिलता है। अब यानी कि अत्यधन धिक हो, ऐसा नहीं है, धिक कोई शब्द ही नहीं है भाई। अति, अति क्यों होगा भाई? अति तो यहाँ पर आधा तो आना चाहिए, आधा तो के लिए बड़ी ती की जरूरत होना पड़ेगी, तो ये भी गलत है। और अत्यधि धन को बिल्कुल गलत, अत्यधिक कोई शब्द ही नहीं है। तो अति धन अधिक, समझ गए ना आप? तो अति धन अधिक, ये इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विसर्ग संधि? अब इसमें बताना है कि कौन सी संधि विसर्ग संधि है। जैसे निरंतर है, दिग्गज है, जगदीश है, महेश है। तो इनमें कौन विसर्ग संधि है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो विसर्ग किसमें आएगा? निरंतर। देखिए, निरंतर निहि, अब मैं आपको इसका एक वो बता देता हूँ, निहि धन अंतर। ये तो निहिधन अंतर हो गया, तो बन गया निरंतर। तो विसर्ग हो गए, ये दो विसर्ग लग गए, तो बन गया निरंतर, है ना? तो ये मेन है, निहिधन अंतर, निरंतर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इति धन आदि। तो क्या बन गया? इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है दोस्तों? तो ई के बाद ओ या आ अगर आता है, ठीक है, तो ओ आ के बाद मतलब ओ आ के बाद ई आना चाहिए था ना, तो यहाँ उल्टा हो गया। और जब यू उल्टा होता है कि ई या ऊ के बाद होता, तो उसमें क्या होता है कि ऊ या ई के बाद अगर आपका ओ आ आता है, मतलब उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यण संधि। तो ई को यणच, इसके यण संधि की पहचान है ई को यणच। ठीक है, तो ई ऊ के बाद कोई स्वर आ जाए, मतलब आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यण संधि बोलते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरस्कार में कौन सी संधि है? अब देखो, पुरस्कार में संधि बतानी है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यहाँ पर होगी पुरस्कार में कौन सी संधि है दोस्तों? वह है विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि इसमें विसर्ग का यूज होगा। अगर इसे संधि विच्छेद करेंगे ना, तो क्या बनेगा? कैसे? देखिए, अब देखिए, जैसे पू, ठीक है, पुरह धन कार, इसका संधि विच्छेद क्या बन गया? पुरह धन कार। अब पुरह धन कार से क्या बन जाएगा दोस्तों? पुरस्कार बन जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग आ गया ना इसमें, क्योंकि विसर्ग के बाद जब विसर्ग से पहले, ठीक है, जब विसर्ग से पहले ओ हो और बाद में क या प हो, तो विसर्ग आधा जिसमें 100 में बदल जाता है ना, तो ये इसका रूल बनेगा। तो क्या हो जाता है कि मतलब विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? क आ रहा है ना, आप समझ रहे हो? क आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो वह है आपका जो विसर्ग है, वो किस में बदल जाते हैं? आधा 100 में बदल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। और उससे पहले क्या है? पहले में स्वर है। ठीक है, तो विसर्ग से पहले जब पूर्व में अ आ रहा है ना, अ के बाद विसर्ग है, फिर क आ रहा है, तो इस चीज़ को, तो अगर विसर्ग से पहले अ आ जाए, ठीक है, जैसे पूर्व अ आ रहा है इसमें, तो विसर्ग आ गया, फिर विसर्ग के बाद अगर क आ जाता है, क या प, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? आधा 100 बन जाता है। तो पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप वैसे संधि विच्छेद के दृष्टिकोण से भी समझें, तो पुरस्कार में पुरह धन कार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, इसलिए इसका ये विसर्ग संधि की का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? अब इसमें व्यंजन संधि कौन सा है? जैसे सदैव है, मनोरथ है, निर्गुण है, सदाचार है। अब किस में व्यंजन संधि आ रही है?
तो व्यंजन संधि की अगर हम बात करें तो ये सद धन आचार, देखो सदाचार का क्या होता है, सद धन आचार, ठीक है, तो सदाचार हो जाएगा, सद धन आचार, ठीक है, तो सदाचार हो रहा है तो ये व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन है कपि धन ईस का सही संधि संयोजन कीजिए। अब देखो कपि धन ईस तो क्या बन जाएगा, कपीस बन जाएगा। देखो छोटी ई आई है पहले इसमें, फिर बड़ी ई आई है। अब छोटी कपि में छोटी ई आई, पी में छोटी ई आई और फिर बड़ी ई आएगी। अगर एक छोटी ई और एक बड़ी ई हो तो बड़ी ई ही बन जाता है। तो क्या बन गया, कपीस बन गया दोस्तों, क्या बन गया, कपीस बन गया। तो कपि धन ईस का सही संधि संयोजन क्या है, कपीस। अगला है परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए परोपकार का संधि विच्छेद, पराधन उपकार तो नहीं हो सकता भाई, परोधन पकार बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें दिया है परोपधनकार, ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत है। परोप कोई शब्द नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन पर धन उपकार ये बिल्कुल शुद्ध रूप है, ठीक है। पर धन उपकार बराबर क्या बन जाएगा, बराबर बन जाएगा परोपकार, ठीक है, नहीं तो बन गया क्या, परोपकार बन गया दोस्तों, ठीक है। पर धन उपकार क्या बन जाएगा, परोपकार बन जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल स्पष्ट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। अब चंद्रोदय में कौन सी संधि है, जैसे यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, चंद्र धन क्या बन जाएगा, उदय हो जाएगा, ठीक है, चंद्र धन उदय। तो चंद्र में ये देखिए, अब द्रव धन उ आ गया, ठीक है, तो अ धन उ आ गया, तो कौन सी संधि आएगी भाई, तो अ धन उ बराबर कौन सी संधि, गुण संधि, ठीक है ना। तो चंद्र धन उदय तो बन गया चंद्रोदय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तरीके से दोस्तों आपको संधि का प्रिपरेशन करके चलना है, हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर उम्मीद है आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपका ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारी जो क्लास है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना थोड़ा रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। और अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कहीं पर भी कोई डाउट लगता है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में देंगे तो हम उसका समाधान आपको ज़रूर मैसेज के तौर पर आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। इस चीज़ को आप समझिए। अगर आप हमारे प्रवक्ता हिंदी विशेष के कैंडिडेट्स हैं, आपने मेंबरशिप ले रखी है, तो आप बहुत ईजी तरीके से हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको कोई क्वेश्चन आपका स्किप नहीं किया जाएगा, आपके हर क्वेश्चन का आपको जवाब देखने को मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। साथ ही प्लेलिस्ट के सारी क्लासेज आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको प्रवक्ता हिंदी की क्लास के अंतर्गत हमारा जो प्लेलिस्ट बनी है, उसको प्रवक्ता एलटी हिंदी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है, उसके सारी क्लासेस को आप लगातार देख लीजिए। इससे पहले हमारे 150 क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों हिंदी की, ठीक है, तो ये 151 क्लास है। तो ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी सारी प्रिपरेशन हमारी प्लेलिस्ट से कंप्लीट हो जाएगी। रिवीजन नोट्स भी हैं, पूरा डिटेल नोट्स भी हैं, सब कुछ हमारे इसमें है। प्रैक्टिस सेट्स लगातार हो रहे हैं, तो इसलिए बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।